हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं भी सुकुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने। परमार एसएससी जो सर करवा रहे हैं पीवाईक्यू पार्ट 5 उसका नेक्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेकर के, जो कि है आज लेक्चर नंबर 12। तो इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। हालांकि इसके पहले जो भी लेक्चर 1 से 11 है उसका कंप्लीट रिवीजन करवा दिया गया है। आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उसको देख सकते हैं। बाकी आज के इस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर जो भी कैंडिडेट्स अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं या फिर मतलब चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीके का, तो उसके लिए आप हमारा ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें कि आपको हर एक चैप्टर से जो है, हर एक सब्जेक्ट से आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा। हर एक मतलब चैप्टर से ये मिलेगा। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 10,000 से प्लस आपको एमसीक्यू सीरीज आप मतलब क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसको कि आप लगा करके किसी भी पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसका आप जो है यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ये इनरोल करना है तो 49 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। बाकी जो लोग इनरोल नहीं करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग यूट्यूब पे भी इसका वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनरोल करने के लिए सिंपली टेलीग्राम पर जो है हम मैसेज कर सकते हैं हमको। वहाँ पर जो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद और उसकी कार्यवाही से संबंधित है। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो ये भी आपका पार्ट 5 में ही आता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्ट 5 जो होता है ना, उसमें आपका जो संघ के बारे में डिस्कस है और उसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और उसमें से आपका जो है एक पार्लियामेंट भी आता है, संसद आता है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 79 से लेकर के 122 के बीच में है, ठीक है। तो हमसे वही पूछा था कि संसद का जो कौन सा आर्टिकल है, तो 79 से लेकर 122 आपको याद रखना है। बाकी 51A तो आपको बहुत बार हो चुका है, मौलिक कर्तव्य इसमें आता है। और 36 से 51 आपका डीपीएसपी से संबंधित है। और 79 से 122 संसद और उसकी कार्रवाई से संबंधित है। बाकी अगर हम बात करते हैं संघ जो होता है भाग 5 में जो आता है, तो उसमें टोटल आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 52 से लेकर 151 तक है, जिसमें कि 5 चैप्टर्स आते हैं। पहला कार्यपालिका, ठीक है, जिसमें कि आपका जो है कौन कौन आते हैं, तो इसमें आपका राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, तो ये सब आते हैं उसमें, ठीक है। मतलब अटॉर्नी जनरल ये सब। तो ये होता है कार्यपालिका, तो ये पहला चैप्टर में। सेकंड में आपका सांसद आता है, जो कि आपका 79 से 122 तक रहता है। तीसरा में आपका जो है आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यानी कि ऑर्डिनेंस पावर के बारे में डिस्कस है, जो कि आर्टिकल नंबर 123 है। बाकी इसके अलावा चौथा में आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका इसको बोलते हैं, 124 से लेकर 143 के बीच में। और पाँचवा वाला जो है वो है आपका कैग, ठीक है, यंत्र यानी मतलब इसका मतलब होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो कि 148 से लेकर 151 के बीच में है। तो ये जो है आपका संघ से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा भाग 5। तो हमसे पूछा था यहाँ पर कि जो पार्लियामेंट वाला होता है वो किससे डील करता है, तो आपका आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 याद रखना है। बाकी संसद का अगर हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें 3 अंग हैं, ठीक है, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जानते हैं या फिर निम्न सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फर्स्ट चैम्बर इसको बोलते हैं, जिसका गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। वहीं अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट इसको बोलते हैं, या फिर इसी को उच्च सदन या फिर अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं किया जा सकता है। बाकी ये सेकंड चैम्बर के नाम से जाना जाता है और इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। बाकी दोनों की अगर पहली बैठक पूछेगा तो ये आपका 13 मई 1952 को हुआ था, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना है, गठन कब हुआ था और दोनों की पहली बैठक कब हुई थी। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर कोई भी जो बिल होता है ना, ठीक है, तो सबसे पहले लोकसभा से पास होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति से जो है वो आपका जो बिल होता है वो आपका एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये प्रोसीजर होता है। बाकी 79 आपका संसद के गठन से रिलेटेड है और 80 जो है आपका वो आपका राज्यसभा से संबंधित है कि राज्यसभा की संरचना किस तरीके से होगी। और 81 आपका जो है लोकसभा की संरचना की बात करती है। अगर राज्यसभा का पूछेगा कि सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये 30 वर्ष होती है। और अगर लोकसभा का पूछेगा तो ये 25 वर्ष होती है। सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, बोला भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बोला महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, किसी भी सदन में शुरू हो सकती है। महाभियोग के आरोपों पर उस सदन के 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने जाने चाहिए, जिसमें प्रक्रिया शुरू की जाती है। नहीं, 1/3 नहीं बल्कि 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 अगर होगा तभी जो है आगे की प्रक्रिया जो है होगी महाभियोग का, नहीं तो नहीं होगा। आगे है महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए। तो जी हाँ, यहाँ पर जो है ये भी गलती है आपका, क्योंकि 30 दिन का नहीं दिया जाता है, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। बाकी डी वाला है महाभियोग प्रस्ताव उस सदन के कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित होता है। तो जी हाँ, 2/3 अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ये भी सही है, यानी कि ए और डी यहाँ पर सही है, बी और सी गलत है, यानी कि डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 61 की बात करते हैं तो 61 कल भी हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब ये महाभियोग कैसे लगता है,
तो ये बात करेंगे तो संसद के सदस्यों द्वारा जो है ये हटाया जा सकता है इनको। महाभियोग का प्रस्ताव जो है सबसे पहले देना होता है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसके बारे में सूचना देना जाता है, ठीक है। अब ये किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, जिस सदन में भी ये आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें 1/4 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी कि सिंपल मेजोरिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो फिर उसको जो है हर एक सदन से, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, दोनों से आपका जो स्पेशल मेजोरिटी से फिर पास होना चाहिए, वो भी वो बात कि हाँ राष्ट्रपति पर को हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको दोनों सदनों से विशेष बहुमत चाहिए, जिसमें दो मतलब जो भी सदस्य होते हैं टोटल उसके 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर जो है होना रहता है, ठीक है। और इसके बाद फिर दूसरे सदन से भी होता है और इसके बाद इसके पश्चात उस तिथि को राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का। बाकी महाभियोग की अगर हम बात करेंगे तो ये यूएसए से ग्रहण किया गया। इसके अलावा न्यायाधीशों को हटाना, ये भी आपका जो है यूएसए से ही ग्रहण किया गया है। बाकी कुछ और चीज़ें यहाँ पर लिखी गई थी कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन ये बात संविधान में परिभाषित नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग आगे बोल रहा है संविधान के अनुच्छेद 78 में किसका उल्लेख है। तो 78 में जो है आपका राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद से जानकारी प्राप्त करने की शक्ति के बारे में उल्लेख है, याद रखिएगा। बाकी 74 कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके बारे में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति अगर नहीं मानेगा, मतलब पहला बार लौटा सकता है लेकिन बार बार वो नहीं लौटा सकता, उसकी बात को नहीं टाल सकता है। ये चीज़ आपका जो बोलता है 74 नंबर। और इस बात को जो है 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। और ये बोला गया था कि जो राष्ट्रपति होगा ना, मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ेगी, यानी कि वो जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए बाध्यकारी होगा, मतलब वो मानना ही पड़ेगा आपका बात। पहला बार लौटा सकता है लेकिन दूसरे बार में उसको मानना पड़ेगा। लेकिन ये केस आपका राज्यपाल में नहीं होता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। इसके अलावा याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार लौटा सकता है। सेम बात है जो कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो ये आपका 44th अमेंडमेंट से यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और ये जो ऊपर वाला है कि सलाह माननी पड़ेगी, ये आपका 42nd अमेंडमेंट से यहाँ पर ऐड किया गया है, तो याद रखिएगा। बाकी 77 नंबर आर्टिकल बोलता है आपका कि मंत्रियों के मध्य कार्यों का बंटवारा जो है राष्ट्रपति करेंगे, मतलब जो भी काम होगा ना मंत्रियों के बीच में, वो जो है राष्ट्रपति उसका बंटवारा करेंगे और मंत्रिपरिषद के सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से होंगे। ये बात आपका 77 में लिखा गया है। और 86 में आपका है कि सदन को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार, ठीक है। मतलब जो भी सदन है, जो भी लोकसभा राज्यसभा, तो उसको संबोधित कर सकते हैं या कोई भी संदेश भेजना है तो उसके लिए राष्ट्रपति को ये अधिकार मिला हुआ है। और 87 में एक स्टेप इसमें आगे रहता है, यानी कि राष्ट्रपति को विशेष संबोधन का अधिकार इसमें रहता है, यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स होता है, ठीक है। इसमें है कि लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो है पहले सत्र की शुरुआत पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का एक साथ संबोधित करेंगे और संसद को इसके आह्वान के बारे में सूचित करेंगे। मतलब मान लीजिए जो भी आपका चुनाव हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो पहला सेशन होगा ना, उसमें आपको जो है सत्र बुलाने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को है, दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं, ये पावर है, ठीक है। बाकी ऐसे संविधान में संदर्भित मामलों पर चर्चा के लिए समय के आवंटन के लिए किसी भी सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों द्वारा प्रावधान किया जाएगा। ये आपका 87 का 2 में अपन लिखा गया है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर याद रखना है 87 में आपका मोशन ऑफ थैंक्स रिलेटेड है और संबोधन की बात कही गई है 87 में, ठीक है। आगे है 4th नंबर क्वेश्चन, बोला हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो है किसके टकराव से हुआ है। तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुआ, याद रखिएगा। बाकी हिमालय की बात करेंगे तो इसका जो कोर होता है वो ग्रेनाइट चट्टान का बना होता है। और हिमालय की बात करेंगे तो ये 2 भागों में बांटा गया इसको। पहला है ट्रांस हिमालय रेंज और दूसरा है हिमालयन रेंज। तो ट्रांस हिमालय रेंज में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका आता है क्या क्या आता है, 3 चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हिमालयन वाले में तो इसमें 3 होता है। पहला है महान हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय और तीसरा है शिवालिक। महान हिमालय को ही हम लोग ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री बोलते हैं और मध्य हिमालय को हम लोग हिमाचल या फिर लघु हिमालय कहते हैं और शिवालिक नीचे वाला होता है। तो अब तीनों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले काराकोरम रेंज की, ठीक है, जो ट्रांस हिमालय में पड़ता है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम रेंज है वहीं पे आपका जो सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर और दियाफो पड़ता है, ठीक है। और सियाचिन के बारे में याद रखिएगा कि ऑपरेशन जो मेघदूत 1984 में वहीं पर हुआ था। बाकी सियाचिन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यही है आपका सियाचिन और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। तो पहला कौन है भाई, तो पहला आपका फेंट चेको ग्लेशियर जो कि ताजिकिस्तान में है। तो याद करना है सियाचिन के बारे में कि सेकंड ये जो है नॉन पोलर ग्लेशियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखला जो कि मैंने बता दिया, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर होता है। बाकी ये जो 3 टाइप्स के आपके होते हैं ना, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय और शिवालिक। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस चीज़ का, मध्य हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका एवरेज जो हाइट होता है वो 4000 मीटर तक होता है।
और इसमें अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है इस रेंज को। तो जम्मू कश्मीर में जो है पीर पंजाल रेंज के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में आपका धौलाधर के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज़ होता है धौलागिरी पर्वत भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा धौलागिरी जो आपका नेपाल में, लेकिन धौलाधर आपका रेंज है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जो कि लघु हिमालय का हिस्सा है। बाकी यूके की बात करेंगे तो जो उत्तराखंड में उसमें नागडिब्बा के नाम जानते हैं, और नेपाल में जो है महाभारत के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए, जो लघु हिमालय इसका अलग अलग एरिया में जो है अलग अलग नाम है। इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन है, कर्क रेखा 37 डिग्री भारत के फिल इन द ब्लैंक्स राज्य से होकर गुजरती है, तो छत्तीसगढ़। हालांकि इसके अलावा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। जो 37 डिग्री नॉर्थ वाला जो लाइन होता है ना, लैटिट्यूड वाला, वही कर्क रेखा होता है। तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो अगर हम बात करते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही मतलब क्रम क्या है, तो सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसका ट्रिक है गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते, नहीं तो आपको मैप याद है तब तो फिर ये जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी एक याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़ करके, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। मिजोरम और मणिपुर में कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर मिजोरम है। आगे है आप सभी के सामने, इन 8 राज्यों में से कितने राज्यों की राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो 3 राज्य, ठीक है। 3 राज्य में यहाँ पर जो है मतलब ऐसे हैं जिनका राजधानी से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो पहला राजस्थान का ये जयपुर होगा, ठीक है, गांधीनगर नहीं, जयपुर। इसके अलावा मिजोरम की अगर बात करते हैं तो आइजॉल हो जाएगा, और त्रिपुरा की बात करेंगे तो अगरतला। तो ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी कैपिटल से जो है यहाँ पर कर्क रेखा होकर गुजरती है। बाकी एक और याद रखिएगा कि यहाँ पर एक इंडियन स्टैंडर्ड लाइन भी होता है, ठीक है, जिसको कि भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, जो कि 82.5 डिग्री जो है पूर्व देशांतर पे जाती है, ठीक है। ये 82.5 डिग्री वाला होता है। तो ये जो कर्क रेखा और जो 82.5 डिग्री वाला ये जो लाइन मिलता है, वो छत्तीसगढ़ में मिलता है, जो कि नाम है कोरिया बैकुंठपुरी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कर्क रेखा है और यहाँ से ये 82.5 डिग्री वाला देशांतर रेखा जा रहा है, ठीक है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहलाता है। तो ये जहाँ पर मिलता है ये छत्तीसगढ़ में मिलता है, और कोरिया नाम का जगह है छत्तीसगढ़ में बैकुंठपुरी में। इसके अलावा भारतीय मानक समय रेखा की बात करेंगे, 82.5 डिग्री पूर्व होता है, 7.5 का मल्टीपल होता है। ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं, तो मऊका करके आप याद कर सकते हैं इसको। एम से एमपी, ठीक है, यू से उत्तर प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी या फिर मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है ये लाइन, और सी से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और ए से आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये मऊका करके आपको याद करना है, ठीक है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन बड़ा, उत्तरी मैदान के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर क्या है। तो इसको समझने से पहले हम लोग भारत के उत्तरी मैदान के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से ये हुआ है। तो देखिए पहले होता है अवस्था, ठीक है, उसके बाद भाबर आता है, फिर तराई आता है, फिर जलोढ़ बाढ़ का मैदान आता है। तो किस तरीके से बनता है, जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े पर्वत हैं, ठीक है, तो यहाँ से नदियाँ बहती हैं, ठीक है, और काफ़ी तेज़ ढलान होता है। तो तेज़ ढलान होने के कारण जो है ये अपने साथ जो है कई इसके जो सेडिमेंट्स होते हैं, मतलब अवसाद होते हैं पहाड़ के, वो अपने साथ बहा करके लाती है और इस वाले एरिया में जमा करती है। तो बड़े बड़े यहाँ पर जो है पत्थर यहाँ पर जमा हो जाते हैं, ठीक है, जिसको कि भाबर क्षेत्र कहते हैं। फिर ये आगे चल करके जो है तराई क्षेत्र का निर्माण करता है, जो कि दलदली होता है, और फिर आपका यहाँ पर जो है जलोढ़ बाढ़ का मैदान का निर्माण करता है। तो इस तरीके से जो है टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 फेजेज़ यहाँ पर होते हैं इसमें उत्तर मैदान में। जो अवस्था होता है ना, इसमें युवा अवस्था और कटाव, मतलब अवस्था में युवा अवस्था मतलब कि यंग फेज़ में होती हैं नदियाँ। तो यहाँ पर जो है तीव्र बहाव होता है इनका, इनके कारण से कटाव होता है इनका, और कटाव के कारण ये पत्थर जमता है, तो इसको भाबर कहते हैं। बाकी नदी की धाराएँ यहाँ पर गायब हो जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें कंकर देखने को मिलता है। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में ये फैले होते हैं, याद रखिएगा। बाकी तराई की बात करेंगे तो भाबर के आगे वाला जो हिस्सा होता है वो तराई कहलाता है। इसमें नदी की धाराएं फिर से दिखाई देने लगती है, और इसमें कोई निश्चित रास्ता नहीं होता है, दलदली क्षेत्र होता है, और हरी भरी वनस्पति इसमें देखने को मिलती है। 15 से 30 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ रहता है। बाकी जो दुधवा नेशनल पार्क है वही यूपी में, वो तराई क्षेत्र में ही यहाँ पर जो है लोकेटेड है। बाकी अगर बात करते हैं जलोढ़ बाढ़ का मैदान के बारे में, तो यहाँ पर 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक है खादर और एक है बांगर। तो खादर वाला जो होता है वो हर साल आपका नवीनीकरण होता रहता है, इसका मतलब हर साल नया होता है, और इसलिए अच्छी उपज के लिए माना जाता है। लेकिन वही बांगर में जो होता है वो कंकड़ देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर जो है मतलब खेती के लिए उपजाऊ नहीं होता ये। तो खादर हम लोग को याद रखिएगा, इसको नवीनतम बोलते हैं और इसको पुरानी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये फेज चलता है, तो इसको भी याद रखिए। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था उत्तरी मैदान के प्रमुख क्षेत्रों के संदर्भ में भाबर क्या है। तो अभी मैंने बताया आपको कि भाबर जो होता है वो सिंधु नदी से तीस्ता तक हिमालय की तलहटी के साथ पश्चिमी पूर्व दिशा में फैले हुए लगभग 8 से 16 किलोमीटर तक की संकीर्ण पट्टी होती है। तो ये होती है आपका भाबर के बारे में फैक्ट। बाकी उत्तर का मैदान किन 3 नदियों से मिलकर बना हुआ है, तो ये आपका गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र 3 नदियों का जो बेशन है उससे हम लोग का जो उत्तर का मैदान बना हुआ है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 7th नंबर क्वेश्चन बोला, वल्लभी प्राचीन भारत का एक शहर है जो कि 5वीं से 8वीं शताब्दी के फिल इन द ब्लैंक्स राजवंश की राजधानी थी। तो किस राजवंश की राजधानी थी वल्लभी? तो ये मैत्रिक राजवंश, जो कि महाराष्ट्र वाले इलाका में था, ठीक है, करेंट महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर था। बाकी अगर हम वाकाटक राजधानी की बात करेंगे तो वाकाटक की राजधानी पहले तो नंदीवर्धन थी, बाद में ये प्रवरपुरा यहाँ पर हुई थी। उसके अलावा हर्षवर्धन की बात करेंगे तो हर्षवर्धन जो था मैत्रिक वंश, जो कि महाराष्ट्र वाले हिस्सा में था, तो वहाँ के राजा ध्रुव भट्ट से अपनी पुत्री की शादी की थी, ठीक है। और हर्षवर्धन की कुछ पुस्तकें थी जैसे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं हर्षवर्धन की। एंड हर्षवर्धन का जो टेरिटरी था, यानी कि जो प्रांत था, वो 2 भागों में यहाँ पर जो विभाजित था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, ये कुछ अलग अलग यहाँ पर जो है रूलर्स हैं और अलग अलग अंपायर्स हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे लेट गुप्ता, तो ये पाटलिपुत्रा वाला हिस्सा में थे, ठीक है। जो हम लोग बात करते हैं मौखरिस की, तो मौखरी जो है कन्नौज वाले हिस्सा में थे। पुष्यभूति जो थे वो आपका यहाँ पर देखने स्थान स्वरा, यानी कि इस वाले हिस्सा में थे, मथुरा से आगे, ठीक है। बाकी इधर महाराष्ट्र में अगर बात करेंगे, गुजरात में, तो मैत्रिक थे, ठीक है। और चालुक्यस थे यहाँ पर महाराष्ट्र वाले हिस्सा में। पल्लव थे यहाँ पर साउथ वाले में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। और इस तरीके से थे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप मैप का लोकेशन याद रखिएगा, कहाँ पर जो है कौन से रूलर्स थे। बाकी चेर पांड्या यहाँ पर थे। आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान जो है फिल इन द ब्लैंक्स का मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान कब बने थे? तो ये सेकंड एंग्लो जो मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस दौरान उनके पिता जो थे हैदर अली, उनकी मृत्यु हो जाती है 1782 में। फिर जो ये गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे 1767 से लेकर 69 तक ये चला था, जिसमें कि अंग्रेज व हैदर अली के बीच में समझौता हुआ था इसी युद्ध के पश्चात, जो कि था मद्रास के संधि, ठीक है। द्वितीय जो आंग्ल मैसूर हुआ था 1780 से 84 के बीच में होता, और इसमें जो आपका कैंसर से हैदर अली की मृत्यु हुई थी। फिर जो है आपका टीपू सुल्तान जो गद्दी पर बैठता है, और इसके फलस्वरूप आपका मंगलौर की संधि होती है। इसके अलावा जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो आपका 1790 से 92 के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान इसमें हार गया था, भारी जुर्माना भी इसमें लगाया गया था लगभग 3 करोड़ रुपए का, और उनके 2 बेटों को बंधक बना लिया गया था, ठीक है। टीपू सुल्तान को हराया गया था और उनके बेटों को भी बंधक बना लिया गया था। उस समय इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, याद रखिएगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे तो ये 1798 से 99 था, और इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है, ठीक है। और इस समय अंग्रेज वेलीजलित था इसके विरुद्ध में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है चतुर्थ वाले में। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत में फिल इन द ब्लैंक्स एक ग्राम सभा थी जो उन क्षेत्रों में पाई जाती थी जहाँ पर जमींदार ब्राह्मण नहीं थे। तो ये बात करेंगे तो उड़ जो था वो एक प्रकार की ग्राम सभा थी, जिसमें कि नॉर्मल लोग का ये सभा था। बाकी उसी में एक सभा था जो कि था ब्राह्मणों की एक सभा थी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चोलों से संबंधित एक अभिलेख के बारे में, तो ये उत्तर मयूर है, ठीक है, उत्तर मयूर अभिलेख, जो कि चेंगलपट्टू जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। चोल के बारे में ये भी याद रखिएगा कि लॉस्ट वैक्स तकनीक से जो है मूर्तियाँ का निर्माण करवाए थे, जो कि कांसे से बनी हुई थी, जो कि नटराज की मूर्ति इसका एक एग्जाम्पल है। अगर हम बात करेंगे कर, तो उस समय जो है 2 प्रकार की कर चलता था, एक था वेट्टी और एक था कदमई। तो जो वेट्टी था वो आपका जबरन मजदूरी करवाया जाता था इसमें, और उससे जो है कर की वसूली की जाती थी, और कदमई में जो आपका भू राजस्व लिया जाता था। बाकी नगरम उस समय क्या होता था? तो नगरम आपका व्यापारियों का संघ होता था। और चोल के संस्थापक की बात करेंगे तो विद्यालय थे, ठीक है। और राजधानी उनके जो है उड़ायूर और तंजौर थी, ठीक है। और ये लेटर चोलास की बात हो रही है फ्रेंड्स, लेटर चोला जो कि 9th सेंचुरी में बात हो रहा है, ठीक है। आगे चोल काल की प्रमुख भूमि दान भी थी, जैसे कि ब्रह्मोदय था जो कि ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि था। वेलनवगी जो कि गैर ब्राह्मण को देने वाली थी भूमि। देवदान जो कि मंदिरों को देने वाली दान दी गई भूमि थी। पल्ली छंदम जो कि जैन कम्युनिटी को दी जाने वाली थी। और साल भोग जो कि स्कूल के रख रखाव के लिए दी जाने वाली थी, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के भूमि दान है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, किस मंदिर के निर्माणकर्ताओं ने उस समय के सबसे ऊंचे शिखर के शीर्ष पर 90 टन पत्थर रखने के लिए 4 किलोमीटर लंबी ढलान की निर्माण करवाया था? तो ये आपका राजराजेश्वर मंदिर यहाँ पर जो है आपको याद करना है, ठीक है। बाकी ये जो राजराजेश्वर मंदिर है वो आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ एक मंदिर है। तो 2 प्रकार की प्रमुख शैलियाँ हैं, एक है नागर और एक द्रविड़। तो नागर जो शैली है वो आपको उत्तर भारत में देखने को मिलता है, और द्रविड़ वाला जो आपका दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं दोनों में क्या इक्वल समान होता है, तो गर्भगृह, यानी कि जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है, तो उसको गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। इसी को सैंक्टम सैंक्टोरम भी कहते हैं। तो ये दोनों में सेम होता है, मतलब नागर वाले में भी और द्रविड़ वाले में भी। और अगर हम मंडपम की बात करेंगे जो कि स्तंभों का हॉल होता है, ठीक है, तो ये भी दोनों में आपका होता है। मंडपम इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट क्या होता है, तो ये जो नागर शैली वाला होता है ना, वो पंचायती शैली में बना होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मंदिर का टॉप पार्ट है, तो चारों जो कोना है इस पे अलग अलग भगवान के, अलग अलग ईश्वर का जो है मूर्ति रखी रहती है, और बीच में जो है मेन गॉड के जो है यहाँ पर मूर्ति रखी होती है।
ठीक है, तो ये पंचायतन शैली कहलाता है। लेकिन इसमें जो है आपका ये आधार पे बना होता है द्रविड़ वाले में। जैसे आधार कैसा रहता है, तो अंडाकार, जैसे ये अंडाकार ये आधार है और इस पर ये फिर मंदिर बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये होता है जिसको कि गज पृष्ठ कहते हैं। तो ये आपका द्रविड़ शैली में है। बाकी द्रविड़ शैली में आपको गोपुरम जो कि एक प्रकार का एंट्री गेट रहता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मंदिर है, तो यहाँ पर एक गोपुरम देखने को मिलेगा आपको, जो कि एंट्रेंस गेट होता है। तब यहाँ से जाइएगा तो ये मेन मंदिर है और यहाँ पे एक एंट्रेंस गेट है, इसी को गोपुरम कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंस और ये होता है सेम। ठीक है, सिमिलरिटी ये तो होता है और डिफरेंस ये होता है। आगे बढ़ते हैं। बाकी एक और डिफरेंस क्या क्या होता है, तो देखिए जो द्रविड़ शैली का होता है ना, ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके का जो निर्माण होता है, मतलब इसको बोलते हैं विमान। ठीक है, और जो टॉप होता है उसको शिखर कहते हैं। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे नागर शैली में, तो नागर शैली में ये वाला जो पार्ट होता है वो शिखर कहलाता है और ऊपर वाला भाग जो है कलश आपका कहलाता है। ठीक है, तो नागर और द्रविड़ दोनों में आपको पता चल गया होगा क्या क्या चीज़ें। बाकी सूर्य मंदिर की बात करें तो सूर्य मंदिर 3 जगह पर है। एक आपका मोढेरा जो कि गुजरात वाला है, कोणार्क जिसको कि ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ये उड़ीसा में है, और मार्तंड जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये 3 सूर्य मंदिर आपको याद रखना है। इसके अलावा कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, जो कि नागर शैली में मिलकर बना हुआ है। नागर शैली में है, बेस्ट है, ये एमपी में है। और वात्स्यायन की जो कामसूत्र है उसका चित्रण इसमें किया गया है। बाकी इसके अलावा बात करते हैं हम लोग यहाँ पे महान जीवंत चोल मंदिर के बारे में। तो 2 प्रकार का यहाँ पर मंदिर था, एक था बृहदेश्वर और एक था ऐरातेश्वर। तो ऐरातेश्वर वाला जो है राजराज सेकंड के द्वारा बनवाया गया था, और जो बृहदेश्वर वाला था वो आपका 2 है, एक तंजौर में है और एक आपका गंगईकोंड चोलपुरम में। तो जो तंजौर वाला है ना, उसका निर्माण राजराजेश्वर प्रथम ने करवाया था। ठीक है, सॉरी, राजराज प्रथम ने करवाया था इसका, इसलिए इसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करेंगे गंगा कौंड चोलपुरम की, तो ये राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा निर्मित किया गया है। तो 2 बृहदेश्वर मंदिर भी याद रखना है, तंजौर में और गंगा कांड चोलपुरम में। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कृषि का व्यवसायीकरण का संकेत क्या है। तो व्यवसायीकरण का संकेत है कि विपणन योग अधिशेष, यानी कि मार्केट के फॉर्म में जो है। ठीक है, याद रखिएगा, व्यवसाय के लिए क्या होगा, मार्केट ही उनका मेन पर्पस होगा ना। तो विपणन योग अधिशेष याद रखिएगा, कृषि का व्यवसायीकरण का संकेत है मार्केट वाला। बाकी कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समांतर दोलन करती है, तो ये आपका जो है ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग में आता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। बाकी तरंग 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका यांत्रिक तरंग और एक है आपका अयांत्रिक तरंग। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग वाले में माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि ध्वनि तरंग को माध्यम की नीड होती है, तो ये यांत्रिक तरंग कहलाएगा। और अयांत्रिक जिसमें कि कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती, जैसे कि प्रकाश तरंग। ठीक है, बाकी ध्वनि तरंग जो होते हैं उसका जो है ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रकाश तरंग का ध्रुवीकरण किया जा सकता है। ठीक है, ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं और प्रकाश तरंग को जो है अनुप्रस्थ तरंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, माध्यम के कण इसमें जो है तरंग के दिशा में ही कंपन करते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में तरंग बहता है उसी में कंपन भी करती है, और अनुप्रस्थ में लेकिन अपोजिट होता है। ठीक है, लंबवत ये करता है, यानी माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तुलन करते हैं। ठीक है, तो ये समझने के होंगे आप कि जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, जिस डायरेक्शन में मतलब तरंग जा रही है उसी डायरेक्शन में आपका कंपन भी होगा, और अनुप्रस्थ वाले में जिस डायरेक्शन में आपका जो है तरंग जा रही है उसके परपेंडिकुलर, यानी इस डायरेक्शन में जो है आपका कंपन होगा। ठीक है, या दोलन होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि की गति की बात करते हैं। तो ध्वनि की गति जो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठोस में भी अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा आपका एल्यूमिनियम में होता है, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा निकेल में। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा आपका स्टील में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि सॉलिड में भी सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होता है। बाकी इको क्या होता है या गूंज क्या होता है, तो यह ध्वनि का प्रतिबिंब होता है जो प्रत्यक्ष ध्वनि के बाद देरी से श्रोता तक पहुंचता है। तो इसमें जो सोर्स होता है ना वो 17.2 मीटर दूर रहता है, तब हमको इको पहुंचता है। ठीक है, आगे अनुरणन या इसी को रिवर्बेशन कहते हैं। तो ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसका बहुत देर तक बने रहना जो है हमारा रिवर्बेशन कहलाता है, यानी कि इसमें ध्वनि जो है बार बार प्रवर्तित होते रहती है, तो इसको रिवर्बेशन कहते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन है रोग और संबंधित बैक्टीरिया। ठीक है, तो मलेरिया जो होता है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। डायरिया जो होता है वो आपका रोटा वायरस के कारण होता है। टाइफाइड या इसी को आंत्र जो कहते हैं, तो ये आपका साल्मोनेला के द्वारा होता है। और हैजा जो होता है वो आपका वेब्रियो के द्वारा होता है। बाकी मलेरिया अगर आ गया है तो इसके बारे में याद रखिएगा कि 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस के रूप में मनाते हैं। और मलेरिया के उपचार के लिए जो कुनैन जो दवा होता है, ये आपका सिनकोना वृक्ष होता है ना, वहाँ से उसके छाल से यहाँ पर ये बनता है। इसके अलावा बात करते हैं बैक्टीरिया के उदाहरण। तो कॉकस जो होता है वो गोलाकार होता है कुछ इस तरीके का। बैसिलस जो होता है वो छड़ की तरह होता है, और जो स्पिरिलम होता है वो आपका कुंडली की तरह होता है। बाकी यहाँ पर याद रखिएगा कि वायरस से होने वाले रोग का यहाँ पर ट्रिक है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है, तो डॉक्टर मिश्रा जो है
बेस्ट एमपी, ये याद करना है इस तरीके से। तो डॉक्टर से डी से हो जाएगा डेंगू, फिर एम से हो जाएगा मिजल जिसको कि खसरा कहते हैं, आई से इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, एस से स्वाइन फ्लू हो जाएगा और इसका जो वायरस का नाम है H1N1, एच से हेपेटाइटिस हो जाएगा, आर से रेबीज हो जाएगा, ए से एड्स हो जाएगा, बी से बर्ड फ्लू और इसका वायरस का नाम है N1H5, ई से हो जाएगा एनसाइटिस, ठीक है, एस से हो जाएगा स्मॉल पॉक्स जो कि 1979 में ऐसा बोला गया था कि पूरी तरीके से ये समाप्त हो चुका है। बाकी टी से कुछ नहीं है और एम से आपको मम्स याद रखना है, इसमें गलसुआ हो जाता है यानी कि गाल फूल जाता है। पोलियो आपका हो जाएगा पी से, ठीक है, पोलियोमाइलिटिस ये जो है आपका वायरस का नाम है इसका, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्षारीयता का सही क्रम क्या है। तो क्षारीयता का सही क्रम क्या है, जो जितना ज़्यादा वीक बॉन्ड होगा ना उसमें उतना ज़्यादा क्षारीयता होगा। तो अगर हम बात करेंगे LiOH का थोड़ा बहुत बॉन्ड जो है स्ट्रांग होता है तो इसका जो क्षारीयता सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा आपका होगा C5OH का, फिर उसके बाद KOH का, फिर उसके बाद NaOH का। तो ये आपको क्रम याद रखना है। बाकी आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट जो ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है वो आपका एल्कली मेटल के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये पानी में जो है घुलनशील होता है। इसी में एक होता है आपका क्या होता है, एक तो गया एल्कली और एक होता है क्षारीय मृदा धातु। तो जो सेकंड एलिमेंट, सेकंड ग्रुप का जो एलिमेंट होता है वो सब आपका क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, लेकिन ये जो होता है सिर्फ क्षार धातु कहलाता है क्योंकि ये जल में घुल जाते हैं। बाकी धात्विक ऑक्साइड जो वो क्षारीय होता है और अधात्विक ऑक्साइड जो होता है वो आपका अम्लीय होता है। तो ये भी याद रखिएगा। बाकी 15 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का जो है पारंपरिक मुखौटा नृत्य कौन सा है। तो ये है आपका गंभीरा, ठीक है, यानी कि गंभीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करेंगे कावड़ी कहाँ का है तो ये तमिलनाडु का है, गिद्दा आपका पंजाब का है और जवाड़ा आपका जो है MP का है। इसके अलावा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक महोत्सव है। तो ये आपका गुजरात का है, ठीक है। गुजरात का और भी है जैसे कि शर्मा जी माधव से रन कर रहे हैं, कई बार हो चुका है हम लोग का। तो समला जी मेलो, ठीक है, माधवपुर रण उत्सव, मोढेरा बौद्ध मेला, दुर्गा पूजा, भावनाथ मेला, चित्र विचित्र मेला और धांग मेला। तो ये सब आपका जो है गुजरात के ही प्रमुख फेस्टिवल है। इसके अलावा गोवा की बात करेंगे तो गोवा में याद रखिएगा कि सिगमो, ठीक है, सिगमो हो जाएगा, सनबर्न हो जाएगा, बोंडरम हो जाएगा, कार्निवल हो जाएगा। इसके अलावा थ्री किंग्स हो जाएगा, साउजा हो जाएगा, फिस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर हो जाएगा, ग्रेप एस्कपर्ड हो जाएगा। ये सब आपका जो है गोवा का है। बाकी इसके अलावा मणिपुर की बात करेंगे तो डोल यात्रा, ठीक है, चेरी ब्लॉसम, हिक्कू हिक्कू, हिडोंगबला। बाकी नगाई नगाई करके जहाँ पर भी होगा जैसे लू नगाई, गंग नगाई, ठीक है, लाई हडोबा, कांग जानना, ठीक है, यात्रा। तो ये सब आपका जो है मणिपुर का है। छत्तीसगढ़ का पूछेगा तो मढ़ई, पोला, गोंचा, हरेली, बस्तर दशहरा और कर्मा, ये सब आपका जो है छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसके अलावा कौन सा राज्य वार्षिक गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार देता है। तो ये जो आपका ओडिशा राज्य जो है केलुचरण महापात्रा अवार्ड देता है, जो कि आपके किस चीज़ से संबंधित है, केलुचरण महापात्रा या ओडिसी से संबंधित है। याद रखिए ये पखवाज बजाते थे, पखवाज से रिलेटेड है और इनको 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है केलुचरण महापात्रा को। बाकी आज का और भी क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, बोला भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी जो है कहाँ पर है। तो ये नई दिल्ली में लोकेटेड है आपका भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान। इसके अलावा नई दिल्ली में आपका ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी आपका जो है वहीं पर है, उसका हेडक्वार्टर। और अगर पूछेगा IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान तो ये भी आपका वहीं पर है, दिल्ली में ही है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है, जो कि पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये चीज़ आती है। इसके अलावा अगर पूछेगा सॉइल वाला तो सॉइल वाला आपका भोपाल में है, सॉइल साइंस वाला, ठीक है, मृदा विज्ञान संस्थान। अगर दाल और चीनी वाला पूछेगा तो ये आपका कानपुर हो जाएगा। गन्ना पूछेगा तो ये लखनऊ हो जाएगा। डेयरी पूछेगा तो करनाल हो जाएगा। अगर पूछेगा बागवानी अनुसंधान संस्थान तो ये बेंगलोर हो जाएगा। आलू पूछेगा तो शिमला हो जाएगा। चावल पूछेगा तो कटक हो जाएगा, ठीक है, चावल वाला दिया नहीं है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, कटक, ठीक है। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो 1784 में विलियम जॉन्स के द्वारा यहाँ पर जो है किया गया इसका गठन, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं 19 नंबर, बोला संतोष ट्रॉफी किसने जीती है। तो ये दो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो संतोष ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, जिसको कि पश्चिम बंगाल ने जीता है केरला को हरा करके। बाकी विजय हजारे ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है तो ये कर्नाटका ने जीता है। बाकी फुटबॉल से संबंधित और भी कुछ ट्रॉफी हैं जैसे कि भारत में डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप के नाम से जाना जाता है। विश्व में जो आपका मर्डेका कप, सीजर कप, ला लीगा कप, ये सब आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ है फुटबॉल से रिलेटेड। बाकी आज का लास्ट क्वेश्चन है 2025 तक ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष खिताब किसने जीता है। तो ये आपका जेनिक सिनर ने जीता जो कि इटली के हैं, ठीक है। किसको हरा करके, तो अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा करके यहाँ पर जो है जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। बाकी इसके अलावा अगर बात करेंगे विंबलडन जो है सबसे पुराना आपका जो कि 1877 में शुरू हुआ था, ठीक है, घास कोर्ट पर ये खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन की बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन की तो ये आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और जो फ्रेंच ओपन होता है वो आपका क्ले पर खेला जाता है। बाकी ये तो मेल वाला है ना, मेल वाला जेनिक सिनर, और फीमेल वाला याद रखिएगा कि मेडिसिन कीज ने जो है आपका 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, किसको हरा करके, तो आर्याना सबलेंका को हरा करके,
ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर जिसमें कि हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को देख लिया। बाकी आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लेक्चर लग रहा है। ठीक है, बाकी चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।